नमस्कार। आज तारीख 30 नवंबर, दिन बृहस्पतिवार। परत दर परत व्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मुद्दा है मतदान समाप्त, रिजल्ट का इंतजार। देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए जो मतदान प्रक्रिया थी वो आज पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। आज तेलंगाना में मतदान हुआ और बहुत अच्छा बम्पर मतदान हुआ है। लगभग सभी 5 राज्यों में इस बार मतदान बहुत अच्छे तरीके से हुआ है और बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ये एक लोकतंत्र के लिए अच्छी शुरुआत है। दोस्तों, अब बारी है फिलहाल एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल के बाद 3 दिसंबर को एग्जैक्ट पोल यानी कि परिणाम सामने आएंगे। उससे पहले हम एक बार जिक्र कर रहे हैं सिलसिलेवार कि सबसे पहले लेते हैं मिजोरम को। मिजोरम में मतदान बीती 7 नवंबर को हुआ था और मिजोरम एक ऐसा राज्य है जिसमें क्षेत्रीय दलों का ज़्यादा दबदबा रहता है। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्तासीन है और उसके मुख्यमंत्री जोरामथंगा हैं। विधानसभा सीटें कुल 40 हैं मिजोरम में। 1987 से पहले मिजोरम एक अलग राज्य के रूप में नहीं था, लेकिन 1987 के बाद देश के मानचित्र पर मिजोरम एक अलग राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया था। अब उस मिजोरम में इस बार जब विधानसभा चुनाव हुए हैं, मतदान जो हुआ है, अब ईवीएम में सब मतों का कैद हो चुका है। रिजल्ट क्या आएगा वो तो 3 दिसंबर के बाद ही पता चलेगा, लेकिन वहाँ पर परंपरा यही है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वहीं उनका दबदबा रहता है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी ने प्रयास किया है कि वो इस बार उस परंपरा को तोड़ें, लेकिन लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। खैर, अब चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी अब कांग्रेस की सरकार सत्तासीन है और इसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ में 7 तारीख को और 17 नवंबर को मतदान हुआ था और छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जो बीजेपी के नेता हैं, उनको इस बार बीजेपी हाईकमान की तरफ से वो ऐसा अभियान नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे कोई छत्तीसगढ़ में 36 का आंकड़ा हो डॉक्टर रमन सिंह और बीजेपी हाईकमान के बीच। इससे लगता है कि छत्तीसगढ़ में इस बार फिर से कांग्रेस सत्तासीन हो सकती है और छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की नेता प्रभारी थीं वो हरियाणा की जो सांसद रह चुकी हैं, सिरसा की भी सांसद रह चुकी हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं, कुमारी शैलजा थी। उनका भी यही दावा है कि इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार फिर से बनेगी। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी रहती है या बीजेपी की सरकार सत्तासीन होती है।
अब चलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पिछले करीब 20 वर्षों से बीजेपी की सरकार सत्ता में रही है। सिर्फ 15 महीनों के लिए कांग्रेस की सरकार बनी थी पिछली दफ़ा, और कमलनाथ उसके मुख्यमंत्री भी बने थे। लेकिन कांग्रेस के विधायकों में आपस में ऐसा बिखराव हुआ कि वो टूटकर बीजेपी की तरफ चले गए और कमलनाथ की बनी बनाई सरकार टूट गई और फिर से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बन गई और शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बन गए। शिवराज सिंह चौहान बेशक मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन जिस तरह से कहते हैं कि जब कोई सत्ता में होता है तो सत्ता विरोधी लहर भी चलती है, लेकिन उस सत्ता विरोधी लहर को फिर से ख़त्म करने के लिए बीजेपी हाईकमान ने मध्य प्रदेश में बेशक शिवराज सिंह चौहान को सीएम का चेहरा नहीं बनाया हो, लेकिन कुछ केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को चुनाव मैदान में उतारकर और एक लाडली स्कीम जो लड़कियों के लिए वहाँ चलाई, वो बहुत ही अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। हो सकता है कि बीजेपी ये सोचती है कि इस लाडली स्कीम की नैया से वो अपनी चुनावी नैया पार कर लेंगे, और शिवराज सिंह अपने आप को मामा कहते हैं, पुकारते हैं उनको मामा के रूप में। अब वो मामा शकुनी मामा बनेंगे या वाकई में एक मामा बनेंगे, तो ये तो एक वक्त बताएगा कि क्या मामा मुख्यमंत्री भी बनेगा दोबारा। खैर, ये भी 3 अक्टूबर को ही पता चलेगा। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में इस बार जो चुनाव हुआ है वो गजब का हुआ है। राजस्थान में भी परंपरा रही है पिछले 25 वर्षों में कि हर 5 साल बाद सरकार पलट जाती है। इस बार भी अब ये परंपरा कायम रहती है या ये रिवाज बदलता है या सरकार बदलती है या नहीं बदलती है, यह निर्णय तो अंतिम 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन कांटे की टक्कर अवश्य रही है। खुद अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस की सरकार के वहाँ इस वक्त, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर धर्म का कार्ड चल गया तो बीजेपी की सरकार बन सकती है, अन्यथा कांग्रेस की सरकार ही बनी रहेगी और वही मुख्यमंत्री होंगे। यानी कुल मिलाकर के यह माना जा रहा है कि इस बार राजस्थान में जो भी चुनावी नतीजा आएगा एक चौंकाने वाला होगा। वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो बीजेपी की सीनियर नेता हैं, उसको भी बीजेपी हाईकमान ने सीएम के चेहरे के रूप में इस बार प्रस्तुत नहीं किया है। यानी कि बीजेपी हाईकमान और वसुंधरा राजे के बीच में भी 36 का आंकड़ा नजर आया। इस परिस्थितियों को देखते हुए और कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुटबाजी के चलते बहुत ही कांटे की टक्कर बनी है दोनों के बीच। हालांकि वहाँ पर हनुमान बेनीवाल जो कि आरएलपी के नेता हैं, उनका भी नागौर और सीकर के बीच की कुछ आधा दर्जन सीटों पर अच्छा खासा दबदबा है। वहीं जननायक जनता पार्टी की भी कोई एक आध सीट बड़ी मुश्किल से आ सकती है, अगर आएगी तो। और वहीं आम आदमी पार्टी और बीएसपी ने भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया, लेकिन उनका चुनाव प्रचार अभियान कोई रंग नहीं लेके आया। अब रह गई है वहाँ पे सारी दारमदार बात निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत पर। निर्दलीय प्रत्याशी इस बार लगता है कि करीब 2 दर्जन जीत सकते हैं, और उन निर्दलीय प्रत्याशियों में भी वसुंधरा राजे का अच्छा खासा दबदबा है। तो अब देखना यह है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहुमत का आंकड़ा कौन जुटा पाता है। बहुमत का आंकड़ा
बहुत ही कम अंतर से होगा और जो बहुमत का आंकड़ा जुटा जाएगा सरकार वही बना के ले जाएगा, लेकिन निर्दलियों की मदद से या आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल की मदद से। अब देखना यह कि 3 दिसंबर को क्या होता है। आज जो 30 नवंबर को तेलंगाना में जो मतदान हुआ है वह भी भारी मतदान हुआ है और तेलंगाना में जो मुख्यमंत्री हैं वो भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख हैं और केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव हैं। वहाँ भी उनकी पार्टी का अच्छा खासा दबदबा है, लेकिन दिल्ली के शराब घोटाले मामले में उनकी बेटी के कविता का नाम उजागर हो गया, जिसकी वजह से सीबीआई ने मामला दर्ज कर रखा है और ईडी ने भी पूरा दबिश दिया हुआ है। अब देखना यह है कि उसका असर केसीआर की सरकार पर पड़ता है या नहीं पड़ता है। हालांकि वहाँ पर इस बार कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है सत्तासीन होने के लिए और बीजेपी ने भी पूरा जोर लगाया हुआ है। अब देखना यह है कि इन परिस्थितियों में तेलंगाना में सरकार केसीआर की बनती है फिर से या नहीं, यह तो 3 दिसंबर के बाद ही असल मायनों में पता चलेगा। जैसे कहते हैं कि किसी ने कहा है कि कोशिश तो सबकी जारी है, कोशिश तो सबकी जारी है, वक्त बताएगा कौन किस पर भारी है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ रूबरू होंगे और अगर आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम शो करें, जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर तो आप उसे देख सकें, परख सकें और उसका कभी भी कोई अगर मन में विचार आए कमेंट करने का तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। विश्लेषण कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सेहत का ध्यान रखिए।